चलो लास्ट पे अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को बेसिकली हाइड्रोस्टैट्स में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सेक्शन था वो हम लोग कवर कर रहे थे और उस पर बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कुछ। आप लोग अटेम्प्ट करके आए हो सभी लोग? बेटा अटेम्प्ट किए? देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफ़ी वेरिएशन है, इसमें बहुत वेरिएशन है और इन वेरिएशंस को पिक करने के लिए जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप देम। एंड लाइक आप देखो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कितना सा लास्ट पे, अगर आप देखो तो दैट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट कि आपका जो बॉडी अगर पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी किसी लिक्विड में तो लिक्विड एक नेट में अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स एंड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लेकिन इतने से स्टेटमेंट पे हमने करीब लास्ट पे 4 to 5 क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस के वेरिएशंस को आप देख के करीब गैस कर सकते हो कि इसमें डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से जा सकता है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी भी जो सेक्शन लास्ट पे हमने कवर किया था उसमें और भी वेरिएशन पॉसिबल है। खैर जो आप लोगों ने होमवर्क किया पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो निकालो कितने क्वेश्चन इन चैप्टर एक्सरसाइज दिया होगा मैंने बेटा कोई ना कोई? सबसे पहले बताओ कोई अगर इलिस्ट्रेशन पूछना हो आपको, मैंने आपको दिया हो तो आप इलिस्ट्रेशन पूछ लो वो वाला। कोई इलिस्ट्रेशन मैंने दिया और आपको पूछना हो। इलिस्ट्रेशन 1 मैंने आपको ऐसा कुछ साइड वॉल पे फोर्स करवाया भी नहीं है ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1 में करना भी चाहता हूँ एक्चुअल में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द वर्टिकल एंड बॉटम ऑफ द टैंक। अच्छा इसमें बॉटम ऑफ द टैंक वाला पार्ट तो आसान है। अगर थ्रस्ट के लिए हम बॉटम ऑफ द टैंक को यूज करें ना वो इजी सेक्शन है। और क्यों मैं इसको इजी कह रहा हूं उसे भी समझना बेटा। आप ये देखो लिक्विड है बेटा, एग्जैक्टली जैसे तुमने बोला बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे कुछ नहीं बोला तो हमें पी नॉट कंसिडर करना चाहिए था। जैसे अगर तुम देखो तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा भाई ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा एक्चुअल में यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए पी नॉट प्लस रो जी एच और ये ए, तो इतना फोर्स लगना चाहिए एक्चुअल में। अगर थ्रस्ट की बात करें तो तुम सही कह रहे हो, पी नॉट वी शुड कंसिडर दिस वन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी पिक्चर में आएगा, ठीक है? तो ठीक है, उसने बेसिकली बस उसने पी नॉट को कंसिडर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। हाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो वी शुड कंसिडर इट, एट लीस्ट वी शुड कंसिडर इट। हमें इसे कंसिडर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है? तो उसने मेरे ख्याल से इतना आंसर कर दिया है बॉटम के लिए रो जी एच इंटू ए, ठीक है बेटा? ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट तो साइड वॉल वाला है। साइड वॉल वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव भी बेसिकली साइड वॉल की वजह से ही है। साइड वॉल की वजह से ही इस क्वेश्चन को मैं भी ले रहा हूँ यहाँ पे, और उसके रिजल्ट को हमें याद भी करना होगा। ये जो साइड वॉल वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमें वो रिजल्ट लर्न भी करना होगा बच्चों, ठीक है? तो आप उसे थ्योरी पार्ट की तरह देखो, इनफैक्ट लिख लो एक हेडिंग,
force on the side wall. ओके मनीष, देखते हैं, वैसे इसमें भी तुम सही कह रहे हो, नहीं कंसिडर किया है। ठीक है, अब साइड वॉल पे फोर्स के आते हैं बेटा। जो मैं प्रूफ करूंगा, टेक इट एज अ थ्योरी पार्ट, मैंने इसलिए बोला भी, जनरली मैं इसको पहले ही बता देता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो भूल गया था मैं, तो इसलिए इसे थ्योरी की तरह ही आप ट्रीट करिए, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। देखिए ये साइड वॉल है आपका, ये साइड वॉल है, और मैं इसको थोड़ा सा विर्थ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से ये विर्थ W है और ये हाइट H है। ठीक है बेटा, ये हाइट क्या है, H है, और ये साइड वॉल की विर्थ W है। अब आप यहां पर देखना बेटा, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इस सेक्शन में, तो अब जैसे जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच, अब यहां पे P नॉट होना चाहिए। P नॉट अपने से पूछा गया एग्जैक्टली, अगर मैं देखूं, क्योंकि अगर नेट फोर्स पूछा है ना साइड वॉल पे, तो फिर तो मैं उसे कैंसल आउट कर लूंगा। आपसे कहता है फाइंड द थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द वर्टिकल एंड द बॉटम ऑफ द टैंक। वैसे एक बात बोलूं, यहां पर्टिकुलर केस में साइड वॉल पे तुम यहां से सबसे पहले y पे dy लो। ये y पे dy कैसे लिया है समझ आ रहा है? साइड वॉल, वैसे यहां पे समझाना बड़ा आसान है, ये साइड वॉल है और एक पतली सी स्ट्रिप ले ली है मैंने इसे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जैसे ये साइड वॉल आप लेते हो और वहां पे बिल्कुल ऐसी पतली सी स्ट्रिप, साइड वॉल पे स्ट्रिप ऐसी, ये एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रिप है। इज इट क्लियर? अगर मेरे को बेटा केवल लिक्विड की वजह से फोर्स निकालने को बोलता है ना, तो P नॉट मैं कंसिडर भी नहीं करता। बट अगर नेट फोर्स भी निकालने को बोल रहा है, मेरी बात सुन लेना, कंफ्यूज मत होना, यहां पे जो प्रेशर लगेगा इधर, वो P नॉट प्लस रो जी वाई लगेगा इधर, लेकिन बाहर भी एटमॉस्फेयर है, तो बाहर की वजह से भी प्रेशर फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू दी P नॉट इनटू ये जो एरिया आएगा। मेरा ये कहना है कि ये ऐसे है, लिक्विड का प्रेशर साइड से लगेगा, P नॉट प्लस रो जी वाई लिखोगे आप, एग्जैक्टली बेटा P नॉट प्लस रो जी वाई लिखोगे यहाँ पे, और प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया। लेकिन अगर केवल इस पे नेट फोर्स की बात करनी है, तो बाहर से भी तो P नॉट इंटू ए का फोर्स लगेगा और वो कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर नेट फोर्स बोल रहा है ना हमें साइड वॉल पे, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि P नॉट ए का फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो लिक्विड की वजह से बेसिकली अगर केवल फोर्स पूछने वाला है ये मेरे से, ठीक है, मैंने वो P नॉट ए वाला प्रेशर क्यों, सॉरी फोर्स क्यों कैंसिल आउट किया, अभी क्लियर होता है आप सभी लोग को? अंदर से लग रहा है, बाहर से भी लग रहा है। तो तुम अगर नेट प्रेशर यहाँ पे P नॉट प्लस रो जी एच लोगे, तो वो वाला जो टर्म है ना, वो कौन सा P नॉट वाला टर्म क्या हो जाएगा, P नॉट ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। ओके, सो अब आप यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करें, आपको पता है कि जैसे जैसे डेप्थ नीचे बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रेशर है यहां पे रो जी वाई, मैं एग्जैक्टली ये लिखूंगा। मैंने P नॉट वाला टर्म क्यों नहीं लिया समझ आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो रहा है, कैंसल्ड आउट हो रहा है। तो प्रेशर ये हो गया। अब ये देखिए y पे dy थिकनेस, y पे dy थिकनेस, बेटा ये थिकनेस है dy और ये विड्थ है w। तो फोर्स होता है जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, जब प्रेशर वेरिएबल होता है। आप याद करिए एग्जैक्टली मैंने ये लिखवाया है आपको, और यहां से रो जी वाई, और बेटा इसका डिफरेंशियल एरिया देखो, मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू डी वाई। आप यहां से देखो ना बेटा, ये डी वाई है एंड दिस इज डब्ल्यू, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा दिस इज डी वाई, आप इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज डी वाई बेटा, ये डी वाई एंड दिस इज डब्ल्यू। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये डब्ल्यू डी वाई बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट बच्चे, रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई। इज दैट क्लियर?
PDA। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है टोटल फोर्स निकालने के लिए, और y इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और y इज इक्वल टू h तक इंटीग्रेट करेंगे। यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा रो जी डब्ल्यू वाई डी वाई 0 टू h। बेटा मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, रो जी डब्ल्यू वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू h, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसको आंसर करता हूं। मतलब कुछ इसमें एक पॉइंट बताना है, फिर मैं बताता हूं आपको। अब पहले इतना नोट कर लो, इसमें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो मुझे बताना भी है यहां पे। ये हर्ष लोहिया, हेलमेट से तो तुम्हें ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए यार। यहाँ जो बैठे हैं उनको कम आनी चाहिए। तुम फिजिक्स के लॉज को वायलेट कर रहे हो। क्यों भाई, इस हेलमेट से आवाज़ माइक की तरफ ज़्यादा आनी चाहिए कि तुम्हारी तरफ ज़्यादा आनी चाहिए? क्यों? अरे सही शब्द बोलो यार, वापस आई तुम। हाँ बोले दो, इसी को बोले दो। अरे बोल भाई तू। अरे तू सही बोल रहा है, मैंने शब्द सही पूछा तेरे से। हाँ ये बोल, वापस आएगी कह रहा है। तो हर्ष लोहिया कह रहे सर हेलमेट की वजह से आवाज़ कम आ रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम लोग को आ रही है आवाज़? वैसे प्रॉब्लम मुझे लगता है तुम लोग को हो सकती है। एक्चुअली होता है कि जैसे वॉल्यूम बढ़ाओ तो मेरे कान पे मेरी आवाज़ ज़्यादा आती है। लग रहा है कुछ दिन बाद बहरे भी हो सकता हूँ मैं। अभी तो आवाज़ आ रही ना तुम्हें हर्ष? हर्ष लोहिया ये मैं ऊपर लगा देता हूँ तेरे कहने पे। और इसमें एक चीज़ लर्न करनी है एक्चुअली, इसीलिए तो मैंने इसे थ्योरी की तरह बोला भी। एक चीज़ याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। देखो बेटा मैं तुम्हें सही बोलूँ, जो चीज़ मैं बोलूँ ना कि बहुत काम की चीज़ है, उसे बहुत अच्छे से नोट करना और लिख लेना काम की चीज़ है, कुछ आने वाला है। क्योंकि वो भले आज आए ना आए, भविष्य में ज़रूर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा करेगा कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कुछ ऐसा बोला था, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। ठीक है, इसलिए इट्स अ बिट इम्पॉर्टेंट। और लिक्विड काफ़ी अच्छा सेक्शन है, जैसे जैसे तुम करते जाओगे समझ आएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। आप यहां पर देखिए, मैं बेटा इसको हटाऊंगा, इस हिस्से को हटाऊंगा। आप देखना बच्चों यहां से रो जी ये जरा देखो बस। और ये मैं बस ये बताना चाहता हूं कि कभी भी तुम्हें साइड वॉल मिल जाए ना, तो तुम इस वॉल के सेंटर पर, ये h/2 है, वॉल के सेंटर पे तुम क्या करो, प्रेशर निकालो और वॉल के एरिया से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वॉल के सेंटर से तुम क्या करो, प्रेशर निकालो और वॉल के एरिया से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तुम इंटीग्रेशन का भी चॉइस है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द बार इसी से काम चला लो। मतलब ये क्या लिखा है समझ आ रहा है? प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल, इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल। नोट करो बेटा जरा। और ये चीज याद रखना, इसको मैं बहुत अच्छे से यूज करूंगा कभी ना कभी, एक आध तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा बच्चों यूज।
तो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी लोग को? तो आप इसका आंसर निकाल के देखो, बिल्कुल मैच करेगा। इस क्वेश्चन को डील करते समय थोड़ा पी नॉट का ध्यान रखना। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, केवल लिक्विड की वजह से कहता है तो मैं फिर यही कर देता, बट कई बार पिक्चर में पी नॉट भी आएगा। थोड़ा सा इस सेक्शन को हैंडल करते समय थोड़ा ध्यान रखना। वैसे जनरली क्या होता है कि वो पी नॉट मेंशन कर देता है कि यहाँ पी नॉट लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना, जनरली ये मेंशन रहता है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। बाकी ये तो लर्न रखना, ये काम बहुत आएगा, बहुत काम आने वाला है। और कैसे काम आएगा धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा जब हम लोग यूज़ करते चले जाएंगे इसको। चलो बच्चों, और कोई इलस्ट्रेशन बेटा? कहाँ कोई इलस्ट्रेशन दिया था अभी कि मैंने नहीं दिया था? 11 से पहले सारे कह दिए थे। चलो, तो इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, दिए थे मैंने क्वेश्चन? तो कोई पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। 7th, किसी ने 7th निकाला है क्या पूरा? 7th इज अ गुड क्वेश्चन। कौन बोल रहा है बेटा? मुझे पता नहीं चलता कौन। हाँ, क्या बनाया था बेटा इक्वेशन? नहीं नहीं, बस बता दो, इक्वेशन मत बोलो। v मतलब जो वॉल्यूम था बलून का इनटू डेंसिटी ऑफ एयर g माइनस mg इज इक्वल्स टू टेंशन। ठीक है, सही है, एग्जैक्टली यही। नहीं सही बोला भी उसने। बस उसमें वो बलून का जब वेट ले रहे थे तो उसके अंदर जो एयर है उसका भी वेट आएगा। ठीक है, सही किया तुमने, सही सही किया बेटा। देखो जरा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। वैसे ये जो क्वेश्चन इसने पूछा भी है ना, इस पे और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और देखना जरा। एग्जैक्टली सिचुएशन ये है। यहां पे देखो, ये बलून है, इस पे बॉयंट फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, और ये टेंशन। हम लिखेंगे B इज इक्वल टू वेट प्लस टेंशन। हम ये लिखेंगे B इज इक्वल टू वेट इंटू टेंशन। अब ये वेट निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे इक्विलिब्रियम है ये, तो तुम अगर देखो तो टेंशन तो तुम्हारा बॉयंट फोर्स माइनस वेट है। अब जरा बॉयंट फोर्स और वेट को समझो। मैं पहले वेट लिख रहा हूं फिर बॉयंट फोर्स लिखता हूं। अगर मैं वेट की बात करूं तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 150 केजी तो इसका सीधे सीधे क्या है, वो जो बलून का स्ट्रक्चर है ना उसकी वजह से। ठीक है, अरे बलून का खुद का वेट होगा, उसमें एयर नहीं है अभी या कोई भी गैस नहीं है, उसका खुद का कोई ना कोई तो रबर होगी या जो भी है, उसकी वजह से वेट है। प्लस इसमें कहता है कि फिल्ड विद हाइड्रोजन ऑफ डेंसिटी इतने ग्राम पर लीटर, कैपेसिटी एनवेलप इज 512 किलोलीटर्स। अब वो कह रहा है इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 512 किलोलीटर्स का है, और उसमें क्या भरा है तुमने? हाइड्रोजन। तो बेटा ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास होगा, कुछ वेट होगा। प्लस ये केजीज में आएगा वैसे ही। सोच लो मैंने क्यों लिखा है ऐसा। 512 किलो लीटर्स इंटू, और ये क्या लिखा है बेटा? ग्राम पर लीटर। कितना था? 0.090 ग्राम पर लीटर। तो 10⁻³ मैंने यहाँ एडजस्ट किया है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली। ये तुम्हें वेट मिल गया। बॉयंट फोर्स देखो एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। 512 इंटू डेंसिटी क्या दिया है बेटा एयर का? 1.293। ये एग्जैक्टली आएगा। अब वैल्यू रखो, आंसर आएगा।
ये बॉइंट फोर्स होगा भाई, जितना बलून का वॉल्यूम होगा टोटल उतना ही तो एयर भी डिस्प्लेस करेगा ना ये, तो एग्जैक्टली ये लिखा है। तो बेटा हर्ष लोहिया, मैंने भी यही लिखा है बेटा, मैंने भी बच्चे यही लिखा है। अच्छा ये पूछ रहा है कल पेपर में कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा दे दिया जाए बताओ। वैसे मैंने थर्मो और किटी वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दोनों डाला हुआ है। थर्मो ज़्यादा होगा बट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी मैंने ख़त्म नहीं किया, मतलब उसमें भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है। कल ही है ना पेपर तुम्हारा, कोई नहीं, शॉर्ट नोटिस पे तो क्या है, सरप्राइज है इसकी, ज़रा देखो। थर्मो में वैसे एक रिवीजन क्लास डीपीपी भेजी हुई थी तुम लोग को, डिस्कशन बचा हुआ है उसका, वैसे मिली कि नहीं मिली? किसने मांगी थी? किसी ने मांगी थी मुझसे, तो मैंने भेजी थी, उसे करना। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर से भी उठा के डाले हैं मैंने उसमें से, तो वो भी डिस्कशन होगा, बट लेकिन पेपर के बाद ही हो पाएगा। अब तो नहीं मिला क्या तुम्हें? पीछे पीछे, हाँ नहीं तुमसे इससे पूछ रहा हूँ, इस लड़के से। हाँ क्या नाम था बेटा तुम्हारा? हाँ श्रेयांश, तुम्हें नहीं मिला क्या? एक मैंने थर्मो का डीपीपी भेजा था, एक और एक्स्ट्रा नहीं, एक तो भेजा था पहले, एक और अभी कुछ 25-30 क्वेश्चन अभी भेजे नहीं गए हैं क्या तुम लोग को? अभी रिसेंटली कोई नहीं मिली तुम्हें? एक मिलेगी अभी, एक और मिलेगी फिर, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि शायद दे दी होगी सर ने, इट इज़ ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, तो वो मिल जाएगी। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये 7th वाला। और कोई क्वेश्चन बच्चों जो दिए थे, हो गए वो क्वेश्चंस इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में 3 का ए एंड बी? एक मिनट बेटा, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में ए एंड बी पूछा है बच्चे ने। देखो जरा, अब देखिए कह रहा सिलेंडर ऑफ ब्रास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर in a cross section area is suspended in a water by means of string so that its upper surface is horizontal and 70 centimeter below the surface of water. Determine. इस तरीके से 6 सेंटीमीटर हाई, दिस इज बच्चों 6 सेंटीमीटर and 4 centimeter square in cross section area is suspended in water by means of string so that its upper surface is horizontal and 7 centimeter below the surface of water. ये 7 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर नीचे। तो आप देखिए यहां पे जो प्रेशर होगा रो जी इंटू एरिया, ये फोर्स लगेगा। हाँ इसमें तुम बिल्कुल डिबेट कर सकते हो सर वी शुड ऐड पी नॉट और नॉट, तो अगर एक्चुअल में तो करना चाहिए। अब देख लो जनरली तो ये प्रेशर अगर मुझे एग्जैक्टली प्रेशर बोला जाए तो मैं एग्जैक्टली ये कहूंगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब वो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया मैं कह नहीं सकता, अगर केवल लिक्विड की वजह से पूछा है ना तो कह सकते हो ये, बट एक्चुअल में तो यहाँ पे पी नॉट ऐड करना ही करना चाहिए। मुझे लगता है इसने पी नॉट ऐड नहीं किया इसीलिए ये परेशान होगा, ठीक है। और 3 तो दिया ही नहीं था, नहीं दिया था क्या थर्ड मैंने? कौन कह रहा है ये 3 तो हाँ बेटा सारे दिए थे। अरे हर्ष लोहिया तुम कहाँ सो रहे हो यार? अरे श्योर थर्ड दिया था ना बच्चों। और अगर नीचे के लिए फोर्स पूछे तो फिर से मैं यही कहूंगा पी नॉट प्लस रो जी 7 प्लस एच,
वो यहाँ से देखो ना, यहाँ से कितना हो गया 7 प्लस एच, एच मतलब ये हाइट, और सेंटीमीटर्स में दे रखा तो 10⁻², ये 6 लिख दो, एच तो दिया ही हुआ है। अब वो मैं फिर से बोलूंगा बेटा, हो सकता है क्वेश्चन अगर पी नॉट ए नहीं ऐड किया हो तो डोंट टेक इट सीरियसली, एक्चुअल में तो करना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर नहीं किया है तो वो क्वेश्चन की मिस्टेक है या आंसर की मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, ये किया है कि नहीं किया वैसे इन्होंने? किया है ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए बेसिकली, मेरे हिसाब से भी। चलो ये प्रीत गहलोत भाई तुम्हारा हो गया हो शायद। चलो तो जो क्वेश्चन दिए थे बेटा हो गए वो, ओके। तो आई होप थोड़ा बहुत तुम लोग को ये हिस्सा समझ आना शुरू हो गया हो, किस तरीके से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन मिल रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। इसमें एक हिस्सा और है जो मुझे पढ़ाना है, एंड विच इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। देयर इज अ टर्म सेंटर ऑफ बॉयंसी, एक टर्म है यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी जो हमें पढ़ना होता है। सो राइट डाउन द हेडिंग बेटा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। बेटा कोशिश करो कि साथ साथ ना ही बैठो तो ज़्यादा अच्छा है। ये अलग अलग क्लास करने का मोटिव ये था कि अलग अलग बैठो, सब साथ साथ बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। पीछे बेटा तुम दोनों को मैं कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ बेटा, कोई नहीं, तुम दूर नहीं होगे तो हम दूर हो जाएंगे, पता चले पुलिस वाले उठा ले गए और ऑफलाइन के चक्कर में ऑनलाइन भी बंद हो गया। तो अपना भले मत सोचो, हमारा सोच लो, पता चले बैठे हुए हैं, निकालने भी कोई नहीं आएगा। तुम लोग बेटा आगे के बैठ जाओ, क्या है, जगह बहुत पड़ी है बेटा, क्या मतलब एक साथ फ्रेंड हो गया तुम लोग, बहुत अच्छे। बैठ जाओ बेटा, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ बेटा, तुम चाहो तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, वो भी इधर शिफ्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अच्छा ये भी बात सही, आगे आ जाओ ना बच्चे, ऐसा कुछ थोड़े है, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट और फॉर आवर बेनिफिट ऑल्सो। इट इज़ मतलब मेन मोटिव तो स्प्लिट करने का ही था कि अलग अलग थोड़ा आराम से बैठ सको, प्रॉब्लम ना हो। तो फायदा क्या हो तुम्हारे, उसके बगल में तो तब भी बैठ गई तुम। बेटा तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम है आगे। मेरा ये कह रहा है कि बेटा जब भी बैठो पहले से ही आप लोग अलग अलग बैठो थोड़ा सा, इट इज़ बेटर, क्योंकि कहना अच्छा नहीं लगता, तुम लोग बड़े हो गए। और मैंने बोला ना स्प्लिट करने का मेन मोटिव ही यही था, द मेन मोटिव इज़ कि तुम लोग अलग अलग बैठो, वो एक साथ मुश्किल हो जाता है पढ़ाना, क्राउडेड है। वैसे पढ़ाने का तो बड़ा आसान है पढ़ाना, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं, लेकिन वही है ना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ें, तो मेन मोटिव वो है वो सब करने का। तो सभी लोग ध्यान रखो, कोशिश करो कि थोड़ा दूर दूर बैठो पहले से ही, ठीक है बच्चों। चलो आई होप ये हिस्सा समझ आ गया। जैसा हम लोग बात कर रहे थे सेंटर ऑफ बॉयंसी बच्चों, ये बहुत अच्छा हिस्सा है, ये भी जो हम बात करने जा रहे हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और देखिएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी को समझते हैं क्या बच्चों। ये जो हिस्सा है ना बच्चों, इसको समझिएगा आप लोग, आप सभी लोग देखिएगा इसको। आप सभी लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है। जनरली हम लोग क्या करते थे कि बॉडी का जो वेट है वो कहाँ पर लगा देते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पर। अभी तक हम यही कर रहे हैं, हर बार आप जब से सेंटर ऑफ मास पढ़ा तब से अक्सर क्वेश्चंस में हम लोग जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि बॉडी का वेट कहाँ पे लगेगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। बताया था ये। इसी चीज को हम लोग वापस यूज करेंगे, बस इस बार वेट के लिए नहीं यूज करेंगे, इस बार यूज करेंगे बॉइंट फोर्स के लिए। इस बार यूज करेंगे किसके लिए बच्चों, बॉइंट फोर्स के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, अरे यार ये ऑनलाइन वाले गायब ही हो गए हमारे बच्चे। बेटा एक मिनट रुकना, ये बड़ी दिक्कत है बेटा, एक मिनट बस इन लोग को बुला लें, ये लोग गायब हो गए अचानक से। तुम ऑनलाइन हो गया?
हाँ सही है, बताते रहा करो बच्चों, मेरे को भी दिख गया। तो बस 2 मिनट रुक जाओ, इन लोग को भी कनेक्ट कर ले, नहीं तो इन लोग का छूट जाएगा। वैसे कई बार मैं घर से क्लास लेता था तो तब दिखता था तुम लोग को कुछ। यार देखो गायब हो गया, कुछ कनेक्ट हो जाए तो कोशिश करके देख लो, एक बार रिकनेक्ट करके देख लो, तो तब वो समझ आता था। मतलब वो समझ आने का मतलब विजिबल रहता था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे वहाँ डिस्कनेक्ट नहीं होता था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी थी। जैसे जब भी, क्योंकि जैसे तुम लोग को मैं पढ़ाता तो मैं भी खुद भी लैपटॉप से कनेक्टेड रहता था, तो जनरली जो तुम देख रहे होते तो मैं लैपटॉप, चैट जो तुम्हारी पढ़ता था मैं लैपटॉप से ही पढ़ता था, तो विजिबल रहता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे लगता था शायद डिस्कनेक्ट कम होता था, हो सकता है कोई रीज़न होता है बेटा, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। और ब्रॉडबैंड सर्विस तो और भी खतरनाक हो गई है आजकल, स्पेशली बीएसएनएल की। तो तुम लोग के स्कूल में बच्चों कहाँ तक सिलेबस पहुंचा है अभी तक? लास्ट के 2 चैप्टर्स बाकी हैं, ओके। और तुम्हारे स्कूल में बेटा क्या चल रहा है? ओके, तो तुम लोग के स्कूल एग्जाम कब से हैं, कुछ आइडिया है तुम लोग को? जो हिस्सा है बड़ा मज़ेदार हिस्सा है। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग करते क्या थे, वेट को सेंटर ऑफ मास पे लगा देते थे। एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही कहानी है यहाँ पे। और याद करो जरा बॉइंड फोर्स। लेट से ये लिक्विड है, और इस तरीके से कोई बॉडी रखी हुई है। आपको पता है कि अगर बॉइंड फोर्स लगेगा तो इतने हिस्से में जो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, इतने हिस्से का जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, मैं हटा दे रहा हूं बस ये समझाने के लिए, ये लिक्विड के अंदर का पार्ट है। तो इतने हिस्से में जो लिक्विड था या वाटर था, जो भी लिक्विड था, वो डिस्प्लेस हो गया। एग्जैक्टली वो लिक्विड क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेस हो गया। और जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट क्या देगा? बॉइंड फोर्स देगा। उसका वेट बेटा क्या देगा? बॉइंड फोर्स देगा। एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा। लेकिन ये जो बॉइंड फोर्स होता है, अब मैं थोड़ा सा इसको शेड करूंगा बेटा, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका सेंटर ऑफ मास समवेयर की यहां पर होगा, समवेयर की यहां पर होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बॉइंड फोर्स होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर देते हैं। कहां अप्लाई कर देते हैं? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पर। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जैसे हम लोग वेट को क्या करते थे, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर देते थे, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, जो बॉइंड फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्लियर हो गया बच्चों? और ये बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे क्वेश्चन अच्छा ही बनता है। तो तुम इसे नोट करो, एक क्वेश्चन लेंगे जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है भी, वो एक्चुअल में काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। सेंटर ऑफ बॉयंसी का क्वेश्चन हमेशा बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है बेटा। मतलब आप ये समझ लो कि इस पे
मतलब सिंपल क्वेश्चन कम ही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा फोर्स इक्वल टू बॉइंट फोर्स सीधा सीधा दिख जाए, नहीं। वो तो अब तक हम लोग कर ही रहे थे, जैसे लास्ट टाइम पे हमने किया था उसमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। बट जब जिस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन एक स्टेप अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन शीट में है, और शीट में एक ही क्वेश्चन है, और आप देखिएगा बच्चों पीछे ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में जाना बच्चों, एग्जैक्टली पीछे एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में। आप आइए बेटा, ये ऑब्जेक्टिव वर्कशीट का 18th क्वेश्चन, 18th 18 अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ डेंसिटी रो, मिला बच्चों? करो ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
वैसे इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करोगे ये बताओ मुझे। टॉर्क बैलेंस कर रहे हो, फोर्स क्यों नहीं बैलेंस कर रहे? ठीक है, उसने क्या बोला समझ आया क्या सभी को? एक्चुअल में जैसे आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब आपके लिए दो चीज़ होती है, फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस। शुरुआत यहीं से करोगे आप, सिंपली फोर्स बैलेंस एंड टॉर्क बैलेंस। अभी फोर्स बैलेंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हिंज है। हिंज समझते हो सभी लोग? ऐसा कोई क्लास में जैसे नहीं पता है हिंज? अरे श्योर सबको पता है? हिंज का फोर्स निकालना आसान काम नहीं है। जब भी कोई बॉडी हिंज होती है ना, हिंज पे फोर्स निकालना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे अगर तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो तुम्हें हिंज का फोर्स पता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंज का फोर्स पता नहीं तो फोर्स बैलेंस करोगे कैसे? भाई अगर फोर्स बैलेंस करना है तो फोर्सेस तो सारे पता होने चाहिए ना। तो हिंज का फोर्स पता नहीं तो फोर्स बैलेंस करने से कोई फायदा नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं, टॉर्क बैलेंस। तो टॉर्क बैलेंस के लिए भी फोर्स पता होने चाहिए, तभी तो आर क्रॉस एफ लगाओगे। अब फिर से दिक्कत ये है कि हिंज का फोर्स तो पता नहीं है, तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है टॉर्क बैलेंस में कि जहां का फोर्स नहीं पता है वहीं पे तुम क्या मान लो, एक्सेस। तो हिंज पे ही तुम एक्सेस मान लेना। उसका फायदा क्या होगा? उस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। याद है ना, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास करता है उसका टॉर्क क्या होता है? जीरो। तो टॉर्क बैलेंस हमेशा एक स्मार्ट वर्क होता है। हालांकि हिंज का फोर्स अभी भी नहीं पता हमें, बट जानबूझ करके हम लोग कहां चले जा रहे हैं? और हिंज के ऊपर ही टॉर्क बैलेंस कर दे रहे हैं। अरे गेटिंग दिस थिंग? करके देखो। अच्छा, तुम लोग के पास आंसर्स नहीं है क्या इसके? अच्छा, आंसर दिए? मिल गए? नहीं, मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर? आ गया आंसर तुम्हारा? और भी किसी ने निकाला क्या इस क्वेश्चन को? मैं सॉल्व करूं क्या कि कर रहे हो तुम लोग अभी? चलो देखो बच्चों, देखो ये थीटा है, कुछ ऐसा दे रखा है, और डेंसिटी तुम्हारा
लिक्विड की डेंसिटी रो नॉट है और रॉड की डेंसिटी रो है। सबसे पहले वेट की बात करते हैं और फिर बॉइंट फोर्स की बात करेंगे। जो वेट है वो रॉड के मिड पॉइंट पे लगेगा, मतलब रॉड का मिड पॉइंट समवेयर कहीं यहां ले लूं मैं, ये वेट है। और ये बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होगा, बताओ। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मिड पॉइंट। सबसे पहले ये बनाया था तुम लोगों ने, सबसे पहला काम ये बनाना है, उसके बाद वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज के लिए देखो, वेट के लिए बेटा ये L/2 है, ध्यान रखना, ये L/2 मैं इधर बना देता हूं, ठीक है बेटा। ये इसके बाद देखना, सबसे पहले वेट, अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लूं तो वेट क्या आएगा, A इंटू एल, वॉल्यूम हो गया, सिलिंड्रिकल रॉड ले लेते हैं, डेंसिटी कितना है बेटा, रो इंटू जी, ये वेट हो गया। बॉइंट फोर्स पे आते हैं। बॉइंट फोर्स के लिए तुम्हें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, और ये लेंथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो L/2 है ना, ये देखो ये L/2 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, जरा टेक्नोमेट्री लगाओ, L/2 साइन थीटा होगी। क्यों बच्चों, ये बताओ, ये L/2 है तो ये लेंथ क्या होगा, L/2 साइन थीटा इंटू एरिया इंटू रो नॉट इंटू जी। क्या ये बॉइंट फोर्स समझ आता है? अब टॉर्क बैलेंस करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था क्यों टॉर्क बैलेंस करना पड़ रहा है। मैंने तुमको बच्चों पहले ही बता दिया था कि हमें क्यों टॉर्क बैलेंस करना पड़ रहा है। रीजन मैंने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि हिंज जो फोर्स लगाएगा ना, हिंज जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो हम इस फोर्स से बच जाएंगे हम लोग। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। अब जरा टॉर्क बैलेंस करते हैं। मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूं या नीचे लिख देता हूं, चलो। वेट यहां से लग रहा है, तो वेट कितना है बेटा, वो है A/L रो G, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा ये तो L/2 हुआ ना, L/2, ये L/2 हुआ, तो ये लेंथ क्या होगा, L/2 cos थीटा। ये टॉर्क आएगा, वेट का टॉर्क। अब आते हैं बॉइंट फोर्स का टॉर्क। बॉइंट फोर्स के टॉर्क के लिए देखो, सबसे पहले तो बॉइंट फोर्स A/L रो नॉट G अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये और ये जरा देखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम लोग को टॉर्क निकालना तो याद है ना भाई, लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये लेंथ जो है ना अपनी, ये लेंथ कितनी है, इसकी हाफ होगी L/4 साइन थीटा। अरे ये लेंथ निकाली थी ना तुमने, तो ये लेंथ उसकी क्या होगी, हाफ होगी, तो L/4 साइन थीटा। और इस लेंथ का कॉस कंपोनेंट, अरे ये अगर लेंथ L' है तो ये लेंथ क्या होगी, L' cos थीटा, और L' की वैल्यू कितनी है, L/4 साइन थीटा इंटू, तुम लोग की शक्ल देख के लग रहा है जैसे ज्यादा हो गया है क्या? क्या ये बात समझ नहीं आई क्या तुम लोग को? मैंने ये लेंथ जो है उसका कॉस कंपोनेंट लिया है, और ये जो लेंथ है इतनी लेंथ का हाफ है, तो ये L/2 साइन थीटा निकाला था, उसका आधा कर दो, ठीक है भाई। तो मास्क की वजह से मैं मिस कोट कर रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी जनता गायब ही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, पक्का? देखो नहीं आया तो पूछ लो, मतलब बड़ा डाउट सा होता है आजकल। एक तो कौन बोलता है यही नहीं पता चलता है, तो हाथ उठा के बोला करो भाई, चेहरे ढूंढने पड़ते, बोल कौन रहा है। अब ये पूरा कंसेप्ट देख लो, इसका आंसर निकाल के देखो। इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये।
तुमने यही किया था बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अभिजीत, तुमने अच्छा किया फिर। तो हर्षित अग्रवाल तुमसे नहीं निकला था क्वेश्चन? टॉर्क बैलेंस गलत किया था। श्रेयांश, तुमने क्या गलती की थी? टॉर्क बैलेंस इक्वेशन लिखने में गलती कर दी थी। ऐसी गलती मत करो भाई। तुम्हारा नाम क्या नाम? हर्ष है ना तुम्हारा नाम? हर्षित। हाँ, तुमने क्या गलती की थी? यार तुम टॉर्क बैलेंस गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? हर्ष हुड्डा, तुमने क्या गलती की थी? सर मैंने एल नॉट लिया नहीं सर, उसको ऐसे एल नॉट ही रहती है। ध्यान दो बेटा, देखो मिस्टेक्स छोटी छोटी बहुत धीरे धीरे मुश्किल कर देती है, इसलिए गलतियां अगर आ जाए क्वेश्चन समझना तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कंसेप्ट गलत हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट एक बार कंसेप्ट हो जाए तो फिर कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टॉर्क बैलेंस गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। वो फिर बड़ा बहुत दुख देंगे ज़िंदगी में फिर तुम्हें, जब छोटे छोटे नंबरों से रैंक खराब होगी तो। और किसी ने आंसर मैच कराया बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर और मैच किया किसी का? आ गया? वैसे सेंटर ऑफ बॉयंसी है बहुत मज़ेदार चीज़। इसका एक बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन नहीं कहना चाहिए, एग्जाम्पल ले सकते हो। सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब कैसे काम करती है। तुम लोगों ने वो खिलौना देखा है क्या? वो एक होता है, नाम नहीं मुझे नहीं पता यार, वो एक टॉय जैसा होता है, उसमें एयर भरी होती है, उसका बॉटम थोड़ा सा हैवी होता है और उसको ऐसे मारो तो फिर वो वापस खड़ा हो जाता है। क्या कहते हैं उसको? अरे एक तो सुनाई भी नहीं देता मेरे को। हिट मी। अच्छा, एक तो ये बोल बोल के ना मेरे कान खराब हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन से मेरे ही कान में घुस जाता है सबसे ज़्यादा आवाज़। तो सही बताऊँ तो ऊंचा सुनाई देना था इसके बाद। वो हिट मी जैसे उसने बोला, तो एग्जैक्टली व्हेन यू आर हिटिंग दैट टॉय ना, तो वो क्या होता है, वापस आ जाता है। ऐसा सबने देखा है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली यूज ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी यूज है। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। देखो कैसे, इसकी कहानी समझना जरा, मैकेनिज्म समझो, बड़ा मजेदार हिस्सा होगा। उसमें क्या होता है बेटा, ये मैं लिक्विड ले रहा हूं बट तुम उसे एयर की तरह देखो, ज्यादा अच्छा है, एयर की तरह, ठीक है। मतलब मेरे को लिक्विड समझाना है तो मैं लिक्विड पे ज़्यादा जाऊंगा, बट वो एक्चुअल में एयर वाली कहानी है वहाँ पे तुम अगर देखो तो कहानी कुछ ऐसी होती है। सिंपली क्या होता है वहाँ पे कि बॉडी का वेट नीचे बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। बॉडी का वेट नीचे कर देते हैं तो कुछ तुम सेंटर ऑफ मास जो है ना बेटा, एक मिनट बेटा, थोड़ा लिक्विड और मैं बड़ा कर दूँ। सेंटर ऑफ मास समवेयर की यहां पहुंच जाता है, लेट से यहां पहुंच गया सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है ब्लैक वाला, क्योंकि नीचे बॉटम को वेट काफी भारी कर देते हैं। और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूं तो, डिस्प्लेस लिक्विड के हाफ पे होगा। ब्लैक वाला है वेट सेंटर ऑफ मास और ब्लू वाला है सेंटर ऑफ बॉयंसी। और तुमने इसको हिट किया, मतलब एक तरीके से तुमने उसको डिस्प्लेस किया, शिफ्ट किया। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यहाँ से देखना तुम भी बेटा। बात एक ही है, मैं ऐसे मारूं या ऐसे मारूं, सब जगह से काम करेगा वो। तो ये देखो जरा, ये और डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास समवेयर की यहाँ पे, लेट से
है ये। अब तुम यहां से देखो इसको, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास से हम देखते हैं बॉडी के, है ना। तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास समवेयर की यहाँ ले लो, ये ले लिया सेंटर ऑफ मास, ये क्रॉस वाला क्या है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तुम कंफ्यूज मत होना कि आगे पीछे मैंने बना दिया। सेंटर ऑफ मास करो, सॉरी सेंटर ऑफ मास भी ले लो या मिड पॉइंट ले लो, हाँ मिड पॉइंट से ले सकते हो तुम, सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास तो नीचे मैंने बना दिया ना, उसका वेट थोड़ा सा अलग सा कर देते हैं, तो मिड पॉइंट ले लो। पहले तो इसका वेट यहां होगा, बॉइंट फोर्स यहां पर होगा, ठीक है। देखते रहना बेटा जरा, ऐसी कहानी आएगी कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखो, तुम्हें पता है कि जो वेट है, वेट वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर इसका एक टॉर्क आएगा, इसका एक टॉर्क आएगा, ठीक है। वेट का टॉर्क आया और बॉइंट फोर्स का टॉर्क आया। और तुम्हें पता है ये मैग्नीट्यूड वो तो ऑलरेडी बॉडी रखा है ना, तुम ये वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स मत करना, क्योंकि नॉर्मल भी लग रहा है। तो एक तरीके से जो वेट की वैल्यू है ना, ये मैग्नीट्यूड में काफी हाई होगी, तो इसका टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू बॉइंट फोर्स के टॉर्क। तो ये क्या करेगा, तुमने इसको ऐसे ऐसे गिराने की कोशिश की, इसने क्या किया, ऐसा टॉर्क लगा के इसको फिर से क्या कर दिया, सीधा कर दिया। समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। या एक काम करो, तुम सेंटर ऑफ मास के बहुत टॉर्क देखो और तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम सेंटर को भी छोड़ो, सेंटर ऑफ मास पे ही चले जाते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे ही चले जाते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम टॉर्क देखो ना, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क तो क्या हो गया, 0। जरा बॉइंट फोर्स का टॉर्क देखो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉइंट फोर्स का टॉर्क देखो क्या होगा, क्या उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी? अरे कंफ्यूज मत हो भाई, मैं बस ये बोलना चाहता हूं, तुम किसी के अबाउट टॉर्क देखो कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार हमारा नेट में इसका टॉर्क ज्यादा आया, अब तुम छोड़ो, अगर तुम इसके अबाउट भी टॉर्क देखोगे ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जैसे जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, तो तुमने जैसे डिस्प्लेस किया, जरा बॉइंट फोर्स को देखो क्या होगा। बॉइंट फोर्स इस तरीके का टॉर्क देगा इस पॉइंट के अबाउट, तो उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा। मतलब तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, तुमने अगर उसे क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, अगर उल्टा इधर डिस्प्लेस करोगे तो ऑपोजिट में आएगा। तो कुल मिला के ये वापस जरूर आने वाला है। सेंटर ऑफ बॉयंसी का यूज यहां पे बढ़िया है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा है ना, ऐसा टॉय है, ऐसी सिस्टम है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो अगर बॉटम से नीचे से अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, एक्सियम कह देता हूं मैं, या वाईसीएम, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, अगर वो नीचे है किससे, सेंटर ऑफ बॉयंसी से, तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता था ना कि तुम उसे डिस्प्लेस करोगे वापस उसी पोजीशन पे आएगा। लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन यही चीज उल्टा कर दिया, वाईसीएम, ये अगर ऊपर हो गया तो ये कैसा होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये कहानी है। ये फ्रेम में याद हो रहा है हमारा सब कुछ जो लिखा हुआ है इसमें पक्का बताते रहना यार, पता नहीं चलता मेरा, मतलब तुम्हारे फ्रेम में नहीं, इस कैमरे के फ्रेम में पक्का। ये चीज याद रखना। और जेई ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत अच्छे से। जेई में क्या होता है ना कि इतने साल हो चुके हैं और कोई कोई क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से पूछते हैं। तो आप देखो कितनी छोटी सी बात है, किस खिलौने को यूज किया है और हमने स्टेबल अनस्टेबल को यूज कर लिया। अब तुम उसे यूज, तब कभी भी सोच लेना, देख लेना, वो हमेशा थोड़ा सा नीचे रखते हैं सेंटर ऑफ मास, हमेशा उस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास नीचे ही रखेंगे, नहीं तो फिर वो वापस नहीं आएगा। और वो जो आज वो बलून वाला एक केस किया था याद है, जिसमें रस्सी का टेंशन निकाला था। टेंशन तभी आता है जब उसके अंदर हल्की एयर भरी जाए। तुम जरा उस क्वेश्चन में देखो, अंदर जो गैस भरी थी ना, उसकी डेंसिटी कम थी एयर से, और उसका फायदा क्या हुआ, बॉइंट फोर्स ज़्यादा हुआ और वो ऊपर भागेगा। अगर वो रस्सी काट दीजिए ना तो उड़ जाएगा वो।
इसीलिए तुम देखो वो जो कल हम लोग पूल वाली बात कर रहे थे, पूल वाली, तुम सब गए होगे भाई। तो वो पूल में जब बॉल को लेते हैं और अंदर ले जाते हैं तो होता क्या है, बॉल का वेट होता है कम और वॉल्यूम होता है बड़ा, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है तो बॉइंट फोर्स ज़बरदस्त होता है, तो आराम से उसे ले जाओ, छोड़ोगे तो वो ऊपर भागता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है सभी ने? तो पता था तुम लोग को कि कुछ बॉयंसी की वजह से ऐसा हो रहा है? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होता है तुम लोगों ने, किसी क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत बॉयंसी के बारे में? 9th में बेसिक आइडिया तो होता है। अब वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये क्लियर है बच्चों? ये चलो फिर आज की क्लास इतनी रखें फिर। तो आज तुम लोगों ने मेनली पढ़ा क्या है? मेनली तुम लोगों ने सेंटर ऑफ बॉयंसी पढ़ा है। इसमें इसका एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है HCV में, सॉल्व एग्जाम्पल ऐसे ही है कुछ, जो आज हमने क्लास में क्वेश्चन किया है ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन, उसे करना जाके घर पे। सॉल्व एग्जाम्पल है, ढूंढना लिक्विड वाला जो HCV में है ना, सॉल्व एग्जाम्पल है, रॉड वाला केस है। तुम्हें डायग्राम देख के समझ आ जाएगा यही वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, क्योंकि जैसा क्वेश्चन मैंने कराया ना लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। बट करना जा करके, जब तक आप खुद से क्वेश्चन निकालोगे नहीं ना तब तक वो फील आएगा नहीं, ठीक है। और बॉयंसी पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, उनमें से एक क्वेश्चन ये था, ठीक है बच्चों। चलो तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। वैसे छोटी छोटी चीज़ें अभी और भी हैं इसमें, बट हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करते हैं एक बार। तो मेनली तो लिक्विड में 4 चीज़ें पढ़नी है हमें। एक हाइड्रोस्टैटिक्स अभी ख़त्म किया, सबसे बड़ा पार्ट यही है और सबसे मुश्किल भी। इसमें तो अभी 1-2 टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने कराए नहीं है, वो कराऊंगा तो और भी मज़ा आएगा, तो उसको फिर बाद में ले लेंगे। अगला हिस्सा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स क्वेश्चन वाइज आसान है, थ्योरी उसमें लिमिटेड है, इतना वेरिएशन नहीं है, बट हाँ है तब भी। विस्कोसिटी बहुत छोटा है, उसमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। हाँ सबसे मेहनत वाला पार्ट उसके बाद बचेगा अंतिम में, विच इज सरफेस टेंशन। किसी के स्कूल में हुआ क्या सरफेस टेंशन? नहीं, जिसने पढ़ा हो, मतलब तो यही पूछना पड़ेगा जिसने स्कूल में पढ़ा हो। सरफेस टेंशन इज अ इंटरेस्टिंग वन, उसमें बहुत मज़ेदार हिस्सा है। उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक स्ट्रेच में मुझे पढ़ाना होगा, मे बी अलग से भी बुला के पढ़ाऊँ, क्योंकि वो हिस्सा ऐसा है ना कि ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता कि एक दिन 1 घंटा पढ़ाया, अगले दिन 1 घंटा पढ़ाया, तो फिर 1 घंटे के बाद अगले घंटे में साफ हो जाती है कहानी। वो बहुत मज़ेदार पार्ट है और वो है, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा सा है, मुश्किल है। बच्चों को उसकी थ्योरी समझना और अप्लाई करना आसान नहीं होता, बट जब हम करेंगे तो सीखोगे उसे, और बहुत बढ़िया पार्ट है वो। तो ये हिस्से हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी, थोड़ा बहुत अब मेहनत वाला। हाइड्रोस्टैटिक्स में मेहनत है, अभी भी मैंने इसमें कुछ हिस्से नहीं बताए, जब बताऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, वेरिएशन है काफ़ी। और दूसरा तुम्हारा वो हिस्सा है, क्या कहते हैं, जो मैंने बोला सरफेस टेंशन में मेहनत है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टर्न पे मेरे ख्याल से शायद शेड्यूल में मोहित सर की क्लास लगी हुई है, तो सर हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कल बच्चों तुम्हारा थर्मो का टेस्ट है और कुछ KTG आएगा, ठीक है। थर्मो है उसमें पूरी, और KTG भी होगा उसमें, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों।